पति 5 साल बाद आईएएस अधिकारी बनकर लौटा तो देखा तलाकशुदा पत्नी हरिद्वार गंगा घाट पर फूल पत्तियां माला बेच रही है। फिर जो हुआ। राघव और राधिका की कहानी किसी फिल्मी शहर से नहीं बल्कि उस छोटे से कस्बे से शुरू होती है जहां सपने देखने से पहले लोग रोटी गिनते हैं। सर्दियों की हल्की धूप टीन की छत पर पड़कर ठंडी चमक दे रही थी और उनके कच्चे घर के आंगन में धुएं की पतली लकीर उठ रही थी। चूल्हे पर रखी पतीली में दाल खदबदा रही थी और उसी के सामने बैठी राधिका लकड़ी से उसे चलाते हुए दरवाजे की ओर बार बार देख लेती थी, जैसे हर आहट पर दिल कहता हो कि अब वो आएगा। उसके हाथों की नसें उभरी हुई थी, उंगलियों पर साबुन और राख की सफेदी चढ़ी थी, मगर चेहरे पर अजीब सी शांति थी, वैसी शांति जो सिर्फ त्याग करने वालों के पास होती है। घर के अंदर चारपाई की रस्सियां ढीली थी, दीवारों का चूना झड़ चुका था और कोने में किताबों का इतना बड़ा ढेर लगा था कि लगता था जैसे गरीबी ने खुद को पन्नों के पीछे छिपा लिया हो। इतिहास, संविधान, भूगोल, नोट्स, नक्शे, पुरानी कॉपियां, हर तरफ बस पढ़ाई, क्योंकि राघव का एक ही सपना था, आईएएस बनना, और राधिका का एक ही सपना था कि वो सपना पूरा हो। सुबह उसने अपनी हरी कांच की चूड़ियां उतारकर मोहल्ले के सुनार को बेच दी थी ताकि कोचिंग की फीस भर सके। कलाई अचानक सूनी लगने लगी थी, पर उसने मुस्कुराकर खुद से कहा था कि अगर उसकी मेहनत से राघव की कलाई पर अफसर वाली घड़ी बंधेगी तो ये खालीपन भी किसी जीत जैसा लगेगा। शाम ढलते ढलते गली में सन्नाटा पसर गया। तभी दरवाजे की चरमराहट के साथ राघव अंदर आया। कंधे पर घिसा हुआ बैग, माथे पर पसीना, आंखों में थकान, लेकिन भीतर जिद की आग। उसने बिना कुछ कहे पानी पिया और फर्श पर बैठ गया। राधिका ने थाली परोसी और उसकी ओर ऐसे देखा जैसे कोई मां अपने बच्चे की भूख पड़ लेती है। दोनों के बीच कम शब्द थे, मगर समझ बहुत गहरी थी। दिन ऐसे ही गुजरते रहे। राघव सुबह अंधेरे में निकल जाता और देर रात लौटता। लाइब्रेरी की आखिरी घंटी तक पढ़ता रहता। वही राधिका घरों में बर्तन मांजती, कपड़े धोती, सिलाई करती, मंदिर में फूल पिरोती और जो भी काम मिलता कर लेती ताकि घर का चूल्हा बुझने न पाए। मोहल्ले वाले ताने मारते कि लड़का कमाता नहीं, लड़की खटती है, मगर वो हर ताने को मुस्कान से ढक देती, क्योंकि उसे अपने पति पर भरोसा था। ऐसा भरोसा जो भूख से बड़ा होता है। लेकिन गरीबी धीरे धीरे आत्मसम्मान को कुतरती रहती है। किराया चढ़ता गया, राशन उधार आता रहा, मकान मालिक दरवाजा पीटकर सबके सामने पैसे मांगता और राघव का सिर झुक जाता। उसे लगने लगा कि वो राधिका को सिर्फ इंतजार दे पा रहा है, सुख नहीं। पढ़ाई का दबाव बढ़ता गया, नींद कम होती गई, दिमाग थकने लगा और उसी थकान में उसका स्वभाव बदलने लगा। छोटी छोटी बातें उसे चुभने लगी, चुप्पी भी सवाल जैसी लगती। एक शाम राधिका ने बहुत धीरे से कहा कि अगर कुछ समय कोई छोटा काम कर ले तो खर्चा संभल जाएगा। उसका इरादा सहारा देने का था, लेकिन राघव ने उसे शक समझ लिया। उसे लगा जैसे उसके सपने पर विश्वास नहीं किया गया और उसकी आवाज ऊंची हो गई। शब्द तीर बनकर निकले और कमरे की हवा भारी हो गई। राधिका सन्न खड़ी रह गई। उसने बहस नहीं की, क्योंकि उसे डर था कि कहीं उसका एक वाक्य भी राघव की मेहनत को कमजोर न कर दे। मगर दुनिया इतनी दयालु नहीं थी। मोहल्ले की औरतों ने गंदी अफवाहें फैलानी शुरू कर दी कि वो बाहर काम करती है तो पता नहीं कहा जाती है। कुछ झूठे किस्से राघव तक भी पहुंचे और पहले से टूटा हुआ उसका भरोसा दरक गया। उसने सच पूछने की बजाय इल्जाम लगा दिया। वो पल राधिका के लिए किसी मौत जैसा था। उसने सफाई दी, हर दिन का हिसाब बताया, मगर शक की दीवार इतनी मोटी थी कि उसकी आवाज उस पार पहुंची ही नहीं। गुस्से और अहंकार में इंसान अपनी ही दुनिया जला देता है। उसी आग में राघव ने तलाक का शब्द बोल दिया, जैसे किसी ने आसमान से बिजली गिरा दी हो। राधिका ने न आंसू बहाए न चिल्लाई, बस शांत चेहरे के साथ अलमारी से 2 जोड़ी कपड़े निकाले, एक थैली में रखे, घर को आखिरी बार देखा और दरवाजे से बाहर चली गई।
उसके जाते ही घर खाली बर्तन की तरह बजने लगा। अगले दिन चूल्हा नहीं जला, पानी नहीं भरा, कमरे में कोई आहट नहीं थी। राघव को पहली बार समझ आया कि दीवारें घर नहीं बनाती, किसी का होना घर बनाता है। मगर तब तक देर हो चुकी थी। अपराध बोध से भागने के लिए उसने खुद को पढ़ाई में झोंक दिया। दिन रात किताबों में डूबा रहा, नींद भूखा रहकर काटी, जैसे खुद को सजा दे रहा हो। महीनों की पागल मेहनत के बाद परिणाम आया और उसका नाम सूची में चमक रहा था। लोग मिठाई लेकर आए, बधाइयां दी, कंधों पर उठाया, पूरे कस्बे ने जश्न मनाया। मगर उस भीड़ में वो चेहरा नहीं था जिसके लिए उसने ये लड़ाई लड़ी थी। रात गहरी हुई, सब चले गए, कमरे में सिर्फ वो और उसकी सफलता रह गए। उसने चयन पत्र हाथ में लिया, सामने खाली चारपाई देखी और पहली बार महसूस किया कि जीत भी कभी कभी हार से ज्यादा दर्द देती है। उसकी आंखों से आंसू चुपचाप बहते रहे और उसे लगा कि अगर राधिका आज साथ होती तो ये कागज सच में खुशी देता, वरना ये सिर्फ एक उपलब्धि है, जीवन नहीं। उसे नहीं मालूम था कि वक्त अभी उसे माफ करने वाला नहीं। किस्मत ने उसके लिए एक और इम्तिहान रखा है। 5 साल बाद वही किस्मत उसे गंगा किनारे ले जाएगी, जहां भीड़ के बीच फूल मालाएं बेचती एक औरत खड़ी होगी और उसकी झुकी हुई आंखों में उसे अपना पूरा अतीत दिखाई देगा। राधिका के जाने के बाद घर घर नहीं रहा था, वो सिर्फ ईंटों और टीन की छत का ढांचा बनकर रह गया था, जिसमें हर चीज अपनी जगह पर होते हुए भी बेमानी लगती थी। सुबह उठने पर अब चूल्हे की लकड़ी नहीं चटकती थी, बर्तन खनकने की आवाज नहीं आती थी, आंगन में पानी के छींटे नहीं पड़ते थे, और सबसे अजीब बात यह थी कि सन्नाटा भी अब आवाज करने लगा था। राघव कई बार आधी नींद में हाथ बढ़ाकर पास वाली जगह टटोलता, जैसे कोई अभी भी वहीं सो रहा हो, मगर उंगलियों को सिर्फ ठंडी चादर मिलती। पहले वो पढ़ाई के लिए रात भर जागता था, अब नींद खुद उससे दूर भागती थी। उसे लगने लगा था कि उसने जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी है, लेकिन अहंकार अभी भी उसके अंदर जिंदा था। वही अहंकार जो इंसान को सॉरी बोलने से रोक देता है। वो खुद को समझाता कि जो हुआ ठीक हुआ। अगर वो कमजोर पड़ जाता तो कभी अफसर नहीं बन पाता, मगर दिल ये तर्क नहीं मानता था। उसने अपने अंदर के शोर को दबाने के लिए खुद को किताबों में इस तरह डुबो दिया जैसे कोई डूबता आदमी तिनके पकड़ता है। सुबह 4 बजे उठना, ठंडे पानी से नहाना, नोट्स दोहराना, लाइब्रेरी में घंटों बैठना, खाना भूल जाना और रात को आंखें जलने तक पढ़ते रहना। उसकी जिंदगी मशीन बन गई थी। चेहरे की हंसी गायब हो चुकी थी, दोस्तों से दूरी बढ़ गई थी, त्योहार भी सामान्य दिन जैसे लगने लगे थे। मोहल्ले वाले अब भी बातें करते थे, मगर उसने सुनना छोड़ दिया था। उसे बस एक चीज दिखती थी, आइस की कुर्सी, क्योंकि उसे लगता था अगर वो वहां पहुंच गया तो शायद दर्द अपने आप खत्म हो जाएगा। महीनों की उस पागल मेहनत ने आखिरकार रंग दिखाया, और जिस दिन रिजल्ट आया, उसका नाम सूची में देखकर कुछ पल के लिए उसे लगा जैसे शरीर से जान निकल गई हो। लोग दौड़कर आए, मिठाई मुंह में ठूंस दी, ढोलक बजने लगी, बच्चे कलेक्टर साहब कहकर चिल्लाने लगे, बुजुर्ग आशीर्वाद देने लगे। मगर भीड़ के उस शोर में उसे सिर्फ एक खामोशी सुनाई दे रही थी, राधिका की। उसने भीड़ में कई बार इधर उधर देखा, जैसे वो अचानक कहीं से निकलकर मुस्कुराते हुए कह दे कि देखा, कहा था ना तुम कर लोगे। लेकिन वो कहीं नहीं थी। उस रात जश्न के बाद जब सब सो गए तो वो अकेला बैठा रहा। सामने रखा चयन पत्र उसे जीत का प्रमाण नहीं, एक अधूरी कहानी का सबूत लग रहा था। कुछ ही महीनों बाद उसे ट्रेनिंग के लिए पहाड़ों में स्थित अकादमी जाना पड़ा। पहली बार वो अपने कस्बे से इतना दूर जा रहा था। ट्रेन की खिड़की से बाहर भागते खेत, स्टेशन, पेड़ सब धुंधले पड़ते गए और उसे लगा जैसे उसका अतीत भी पीछे छूटता जा रहा है। मगर यादें सीट के साथ चिपक कर उसके साथ चली आई थी। अकादमी की भव्य इमारतें, साफ सड़कें, यूनिफॉर्म में कैडेट्स, सुबह की परेड, अंग्रेजी में लेक्चर, पॉलिसी डिस्कशन,
प्रशासनिक केस स्टडी, सब कुछ नया और चमकदार था। लोग बड़े घरों से आए थे, महंगी घड़ियां पहनते थे, आत्मविश्वास से भरे थे, और वो खुद को उनके बीच अजीब सा महसूस करता था। जब बाकी लोग शाम को हंसते गाते कैफेटेरिया में बैठते, वो अकेला कोने की मेज पर चाय लेकर बैठा रहता और मोबाइल की खाली स्क्रीन घूरता रहता। उसे किसी से बात करने का मन ही नहीं करता था, क्योंकि दिल में जो कहानी थी वो किसी को समझा भी नहीं सकता था। रात को हॉस्टल के कमरे में बिस्तर पर लेटते ही राधिका की यादें ऐसे घेर लेती जैसे धुंध पहाड़ों को घेर लेती है। उसे याद आता कैसे वो उसकी किताबों पर कवर चढ़ाती थी, कैसे देर रात तक जागकर उसका इंतजार करती थी, कैसे बिना बताए त्याग करती थी। हर याद एक सुई की तरह चुभती थी। कई बार वो खुद से पूछता कि क्या सच में वो गलत थी या उसने जल्दबाजी में फैसला ले लिया था। जवाब हर बार एक ही आता, गलती उसकी थी। लेकिन अब वो कहाँ होगी, किस हाल में होगी, किसके सहारे जी रही होगी, ये सवाल उसे अंदर से खा जाते। उसने पुराने जान पहचान वालों को फोन करके पूछताछ की, कुछ रिश्तेदारों से संपर्क किया, मगर हर जगह से एक ही जवाब मिला, कोई खबर नहीं, जैसे वो जमीन निगल गई हो। ट्रेनिंग के दौरान जब सबको पहली सैलरी मिली तो सबने जश्न मनाया, लेकिन राघव बैंक से निकलकर सीधे मंदिर चला गया और चुपचाप सीढ़ियों पर बैठ गया। उसके हाथ में पैसे थे, मगर देने के लिए कोई नहीं था। उसे लगा ये नोट बेकार है अगर वो राधिका के हाथों में नहीं रख सकता। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि सफलता इंसान को भीड़ में खड़ा तो कर देती है, मगर अकेलापन भी उतना ही बड़ा कर देती है। ट्रेनिंग खत्म हुई, पोस्टिंग का समय आया। सबके चेहरे पर उत्साह था, हर कोई अपनी पसंद की जगह मांग रहा था, मगर राघव को फर्क ही नहीं पड़ रहा था कि वो कहाँ जाएगा। उसे लगा उसकी जिंदगी तो पहले ही खाली है, जगह बदलने से क्या होगा। तभी आदेश की सूची में उसने अपना नाम देखा, हरिद्वार। कुछ पल के लिए वो शब्द उसके दिमाग में अटक गए। हरिद्वार, गंगा, घाट, मंदिर, भीड़, तीर्थ। पता नहीं क्यों उस नाम में उसे एक अजीब खिंचाव महसूस हुआ, जैसे किस्मत वही उसका इंतजार कर रही हो। उसने कागज मोड़ा, जेब में रखा, और पहली बार उसके सीने में हल्की सी घबराहट हुई। उसे नहीं पता था कि ये पोस्टिंग सिर्फ नौकरी की शुरुआत नहीं, बल्कि उसकी अधूरी कहानी का अगला अध्याय बनने वाली है। और वो शहर जहां लोग अपने पाप धोने जाते हैं, वही उसे अपने अतीत का सामना करना पड़ेगा। हरिद्वार पहुंचते ही राघव को सबसे पहले जो चीज महसूस हुई वो थी हवा की नमी, जैसे इस शहर की सांसों में भी पानी घुला हो। ट्रेन से उतरते वक्त प्लेटफॉर्म पर भीड़ उमड़ रही थी। कोई सिर पर गठरी रखे भाग रहा था, कोई बच्चों का हाथ पकड़कर टिकट ढूंढ रहा था। कहीं से हर हर गंगे की आवाज उठती और भीड़ में खो जाती। उसने अपना छोटा सा बैग कंधे पर डाला और स्टेशन से बाहर निकला तो सामने ऑटो वालों की आवाजें, फूलमाला बेचने वालों की पुकार, साधुओं के भगवा वस्त्र, मंदिरों की घंटियां, सब मिलकर ऐसा शोर बना रहे थे जो अजीब तरीके से सुकून भी दे रहा था। सरकारी गाड़ी उसे लेने आई थी। ड्राइवर ने सलाम ठोका और साहब कहकर दरवाजा खोला, लेकिन उस संबोधन में भी उसे अपनापन नहीं लगा, क्योंकि वो शब्द उसके कानों में गूंजते ही उसे राधिका की याद दिला देते थे। कभी वो मजाक में कहती थी कि एक दिन लोग तुम्हें साहब कहकर बुलाएंगे और मैं दूर खड़ी मुस्कुराऊंगी। और आज सच में लोग उसे साहब कह रहे थे, मगर वो मुस्कुराने वाली कहीं नहीं थी। गाड़ी शहर की सड़कों से गुजरती हुई घाटों की तरफ बढ़ी तो उसने खिड़की से बाहर देखा। गंगा धूप में चांदी की तरह चमक रही थी। पानी पर तैरते फूल, किनारे बैठे पंडे, दूर आरती की तैयारी, और सीढ़ियों पर बैठी भीड़। हर चेहरा अपनी कहानी लेकर आया था। कोई पाप धोने, कोई मन्नत मांगने, कोई सिर्फ उम्मीद लेकर। उसे अचानक लगा जैसे ये शहर दुखों का गोदाम है, जहां हर कोई अपना बोझ उतारने आता है। सरकारी आवाज बड़ा था, साफ सुथरा, हरी घास, गार्ड, नौकर, सब इंतजाम।
मगर उस बड़े घर में कदम रखते ही उसे अजीब खालीपन महसूस हुआ। इतने कमरों में गूंजती खामोशी उसे अपने पुराने एक कमरे वाले घर से भी ज्यादा अकेला बना रही थी। रात को वो बालकनी में खड़ा गंगा की तरफ देखता रहा। पानी की आवाज हवा में घुल रही थी और उसे लग रहा था जैसे कोई उसे बुला रहा हो। अगले दिन उसने तय किया कि सुबह सुबह घाट देख आएगा। तड़के 4 बजे का समय था। आसमान नीला काला, ठंडी हवा हड्डियों में चुभ रही थी, मगर घाट पर जीवन जाग चुका था। कुछ लोग स्नान कर रहे थे, कुछ मंत्र पढ़ रहे थे, कुछ चादर ओढ़े सीढ़ियों पर सोए थे। राघव धीरे धीरे सीढ़ियां उतरता हुआ नीचे आया। जूते हाथ में पकड़े, पांवों को पत्थर की ठंडक छू रही थी। उसने गंगा का पानी हाथ में लिया, माथे से लगाया और जाने क्यों उसकी आंखें बंद हो गई। उसके अंदर जमा पछतावा जैसे बाहर निकलना चाहता था। उसे लगा अगर पानी सच में पाप धोता है तो शायद उसका भी अपराध हल्का हो जाए। तभी पास से आवाज आई, फूल ले लो, माला ले लो, पूजा के लिए ताजे फूल हैं। उसने ध्यान नहीं दिया, ऐसे आवाजें हर तरफ से आ रही थी। वो आगे बढ़ा, मगर उसी पल एक और पुकार सुनाई दी। इस बार आवाज में अजीब सी थकान थी, जैसे कई सालों से लगातार बोलते बोलते स्वर घिस गया हो। बाबूजी, पूजा बिना फूल के अधूरी रहती है। पता नहीं क्यों उस आवाज में कुछ जाना पहचाना सा था। उसका कदम अपने आप रुक गया। उसने गर्दन घुमाई। सीढ़ियों के किनारे एक औरत बैठी थी। सामने टोकरी में गेंदे के फूल, तुलसी की माला, धूप बत्ती के छोटे पैकेट और बिखरे सिक्के। उसने फीकी पीली साड़ी पहन रखी थी। किनारे घिस चुके थे, बाल ढीले से बंधे थे, कुछ लटे चेहरे पर चिपकी हुई थी। कलाई खाली थी और चेहरा धूप और धूल में तपकर सांवला पड़ गया था। वो सिर झुकाकर माला पिरो रही थी। राघव की सांस अचानक भारी हो गई। उसे लगा जैसे दिल किसी ने मुट्ठी में जकड़ लिया हो। उसने खुद को समझाया कि ये सिर्फ वहम है। दुनिया में लाखों औरतों की आवाज ऐसी होती है, मगर फिर भी उसका दिल मान नहीं रहा था। वो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ा। हर कदम के साथ धड़कन तेज होती जा रही थी। उसे लग रहा था जैसे वो किसी अनजाने सच की तरफ जा रहा है। वो औरत सिर उठाती है। उनकी नजरें मिली। समय रुक गया। घाट का शोर गायब हो गया। घंटियां, मंत्र, पानी की आवाज, सब जैसे दूर चले गए। सिर्फ 2 आंखें थी जो 5 साल बाद पहली बार एक दूसरे को देख रही थी। वो राधिका थी। वही चेहरा, बस थका हुआ। वही आंखें, बस बुझी हुई। वही औरत जिसने कभी उसके लिए चूड़ियां बेची थी, आज फूल बेच रही थी। राघव का गला सूख गया, हाथ कांपने लगे। उसे यकीन ही नहीं हुआ कि किस्मत इतना क्रूर मजाक कर सकती है। उसका दिमाग चीख रहा था, मगर आवाज बाहर नहीं आ रही थी। राधिका ने उसे पहचाना। ये उसकी आंखों की हल्की कंपकंपी से साफ था, मगर अगले ही पल उसने नजरें झुका ली, जैसे वो उसे देखने का हक खो चुकी हो। उसने सामान्य स्वर में कहा कि माला ले लीजिए, 20 रुपए की है। उस लहजे में कोई शिकायत नहीं थी, कोई सवाल नहीं था, बस थकी हुई औपचारिकता थी। राघव को लगा जैसे किसी ने उसके सीने में छुरा घूम दिया हो। जो लड़की कभी उसके सपनों की रानी थी, आज सड़क किनारे बैठकर ग्राहकों को बुला रही थी। और वो जय हिंद जय भारत सरकारी अफसर बनकर खड़ा था। उसे अपनी वर्दी भारी लगने लगी, अपना पद गुनाह जैसा लगने लगा। 5 साल की दूरी एक पल में ढह गई और उसके सामने उसका पूरा अतीत खड़ा था। टूटी चूड़ियां, खाली घर, तलाक का शब्द और ये घाट। गंगा बह रही थी, मगर उसके अंदर सब कुछ जम चुका था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि रोए, बोले या घुटनों पर गिर जाए। उसके होंठ हिले, मगर आवाज अभी भी कैद थी। किस्मत ने दोनों को आमने सामने खड़ा कर दिया था, जैसे कह रही हो, अब भाग कर दिखाओ। गंगा किनारे खड़ा राघव कुछ क्षणों तक सांस लेना भी भूल गया था, जैसे शरीर ने काम करना बंद कर दिया हो
और सिर्फ आंखें ही जिंदा हों, जो सामने बैठी उस औरत को पहचानने की कोशिश कर रही थी। सुबह की धुंध अभी पूरी तरह छंटी नहीं थी। सूरज की हल्की किरणें पानी पर तैर रही थी। मंदिरों की घंटियां दूर से बज रही थी। लोग अपने अपने कर्मकांड में व्यस्त थे, मगर उस भीड़ के बीच दोनों के लिए समय सचमुच रुक चुका था। राधिका सिर झुकाकर फूलों की डोरी पिरोती रही, जैसे वो उसे पहचानती ही न हो, जैसे वो सिर्फ एक ग्राहक हो। लेकिन उसकी उंगलियां हल्का हल्का कांप रही थी, और हर कांपना राघव के दिल पर चोट जैसा लग रहा था। उसने किसी तरह खुद को संभाला और धीरे से उसके सामने बैठ गया। इतने सालों बाद पहली बार वो उसके इतना करीब था, मगर ये करीब होना किसी अजनबी की तरह था। उसके कपड़ों से अब धूप, धूल और पसीने की मिलीजुली गंध आ रही थी। बाल रूखे हो चुके थे, गाल धंस गए थे, और कलाइया, वही कलाइया जो कभी चूड़ियों की खनक से भरी रहती थी, आज बिल्कुल सूनी थी। राघव की नजर उन कलाइयों पर अटक गई और उसे अचानक याद आया कि आखिरी बार उसने उन्हें खाली देखा था तो उसने झूठ बोलकर कहा था कि चूड़ियां टूट गई। उसके गले में कुछ अटक गया। उसे लगा जैसे वो सांस नहीं ले पा रहा। उसने धीरे से उसका नाम लिया, आवाज इतनी धीमी कि खुद उसे भी यकीन नहीं हुआ कि उसने सच में पुकारा है। राधिका के हाथ रुक गए। कुछ सेकंड तक उसने ऊपर नहीं देखा, फिर बहुत धीरे से चेहरा उठाया। उसकी आंखों में कोई चमक नहीं थी, कोई शिकायत भी नहीं, बस थकी हुई स्वीकृति थी, जैसे जिंदगी ने उसे हर दर्द स्वीकार करना सिखा दिया हो। वो मुस्कुराने की कोशिश भी नहीं कर पाई। उसने सिर्फ इतना कहा कि आप यहां कैसे। उस एक सवाल में 5 साल की दूरी थी। राघव ने जवाब देना चाहा, मगर शब्द टूटते जा रहे थे। उसे लग रहा था कि वो अफसर नहीं, अपराधी बनकर उसके सामने बैठा है। उसने पूछा कि वो यहां क्या कर रही है, और ये पूछते हुए उसे खुद पर शर्म आई, क्योंकि जवाब साफ सामने था। राधिका ने टोकरी की तरफ इशारा किया और बोली कि पेट के लिए जो करना पड़े वही काम बन जाता है। उसके लहजे में कोई नाटकीयता नहीं थी, जैसे ये बात अब बहुत साधारण हो चुकी हो। राघव का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने पूछा कि इन सालों में क्या हुआ, कहाँ रही, कैसे गुजारा किया। पहले तो वो चुप रही, जैसे बीते सालों को शब्द देना आसान न हो। फिर उसने धीमी आवाज में बताना शुरू किया। उसने कहा कि जिस दिन वो घर से निकली थी, उसे लगा था शायद राघव अगले ही दिन ढूंढने आएगा। इसलिए वो दूर नहीं गई, पास के स्टेशन पर बैठी रही। 2 दिन तक इंतजार करती रही। हर आती जाती बस में उसका चेहरा ढूंढती रही। मगर जब कोई नहीं आया तो उसे समझ आ गया कि अब लौटने की जगह नहीं बची। उसके पास पैसे नहीं थे, गहने नहीं थे, मायके जाने की हिम्मत नहीं थी, क्योंकि वहां भी ताने मिलते। इसलिए उसने शहर में काम ढूंढना शुरू किया। पहले एक घर में बर्तन मांजे, वहां मालिक की नीयत खराब निकली तो भागना पड़ा। फिर सिलाई की दुकान पर काम किया, वहां पैसे ही नहीं मिले। कुछ दिन मंदिर के बाहर बैठकर प्रसाद बेचा। रात को मंदिर की सीढ़ियों पर सोई। कई बार भूखी रही, कई बार लोगों की दया पर जिंदा रही। उसके हर वाक्य के साथ राघव के भीतर अपराध बोध गहराता जा रहा था। उसे लग रहा था जैसे हर तकलीफ उसने खुद अपने हाथों से उसे दी हो। राधिका बता रही थी कि कई बार उसे लगा जिंदगी खत्म कर दे, मगर फिर याद आता कि उसने किसी के लिए कभी बुरा नहीं किया, तो भगवान शायद उसके लिए भी कोई रास्ता रखेगा। धीरे धीरे वो हरिद्वार आ गई, क्योंकि यहां भीड़ में कोई किसी का अतीत नहीं पूछता। यहां सब अपने अपने दुखों में डूबे रहते हैं। उसने फूलमाला बेचना शुरू किया, क्योंकि कम से कम इसमें किसी के सामने हाथ फैलाना नहीं पड़ता। मेहनत से जो मिलता है वही खाती है। उसने ये भी कहा कि कई बार दूर से किसी अफसर की गाड़ी गुजरती देखती तो अनजाने में दिल धड़क जाता था। फिर खुद ही हंस पड़ती थी कि वो भी क्या सोच रही है। ये सुनते ही राघव की आंखों से आंसू निकल पड़े। उसे लगा जैसे उसके सीने पर रखा पत्थर अब और भारी हो गया है। उसने खुद से नफरत करनी शुरू कर दी। इतने साल वो अपनी सफलता पर गर्व करता रहा,
मगर आज उसे लगा कि उसने जिंदगी की सबसे जरूरी लड़ाई हार दी थी। उसने कहा कि उसने उसे बहुत ढूंढा, मगर यह सफाई उसे खुद खोखली लग रही थी, क्योंकि सच ये था कि अगर उसने भरोसा किया होता तो आज ये दिन ही नहीं आता। गंगा किनारे बैठा वो अफसर अब बिल्कुल बच्चा बन चुका था, टूट चुका था। उसने पहली बार खुलकर माफी मांगी, बिना किसी तर्क के, बिना किसी बहाने के। राधिका उसे देखती रही, उसकी आंखों में पानी भर आया, मगर उसने कहा कि अब दोष देने से क्या होगा, जो होना था हो गया, उसने जीना सीख लिया है। उसके शब्दों में शिकायत नहीं थी, मगर वही सबसे ज्यादा चुभ रहे थे। अगर वो चिल्लाती, गुस्सा करती तो शायद राघव को राहत मिलती, मगर उसका शांत स्वीकार करना उसे अंदर से तोड़ रहा था। सूरज ऊपर चढ़ने लगा, घाट की भीड़ बढ़ गई, लोग फूल खरीदते रहे, मगर उस टोकरी के सामने बैठा राघव दुनिया से कटा हुआ था। उसे लग रहा था कि अगर आज उसने कुछ नहीं किया तो जिंदगी भर खुद को माफ नहीं कर पाएगा। गंगा का पानी बह रहा था, जैसे समय बहता है, मगर उनके बीच अटका हुआ अतीत अभी भी वही खड़ा था, जवाब मांगता हुआ। गंगा किनारे बैठे बैठे राघव को पहली बार लगा कि इंसान चाहे कितनी भी ऊंचाई पर क्यों न पहुंच जाए, अगर दिल खाली है तो सब बेकार है। और उस पल उसके सामने रखी फूलों की छोटी सी टोकरी उसकी पूरी सरकारी कुर्सी से बड़ी लग रही थी, क्योंकि उसी टोकरी के सहारे राधिका 5 साल से अपनी इज्जत बचाकर जी रही थी। सूरज अब ऊपर आ चुका था, घाट पर भीड़ बढ़ती जा रही थी, पुजारियों की आवाजें तेज हो रही थी, पानी में उतरते लोगों के छींटे हवा में उड़ रहे थे। लेकिन राघव के कानों में कुछ नहीं पड़ रहा था। उसे सिर्फ अपनी धड़कन सुनाई दे रही थी, जो हर धड़कन के साथ एक ही बात कह रही थी कि अगर आज उसने उसे फिर से खो दिया तो जिंदगी भर खुद को माफ नहीं कर पाएगा। उसने कांपते हाथों से टोकरी से एक माला उठाई और बिना मोलभाव किए उसके हाथ में पैसे रख दिए, मगर वो लेन देन नहीं था। वो जैसे अपने पापों का हिसाब चुकाने की बेकार कोशिश थी। राधिका ने पैसे लेने से पहले उसकी तरफ देखा, और उस नजर में अजीब सा सवाल था, इतने साल बाद अचानक क्यों? राघव खुद को रोक नहीं पाया, उसके घुटने अपने आप सीढ़ियों पर टिक गए, और उसने पहली बार अपने पद, अपनी इज्जत, अपने अहंकार सबको जमीन पर रख दिया। उसने कहा कि वो उससे माफी मांगने लायक भी नहीं है। उसने भरोसा तोड़ा, इल्जाम लगाया, उसे अकेला छोड़ दिया, और ये सब कहते हुए उसकी आवाज टूटती जा रही थी। पास से गुजरते लोग उन्हें देख रहे थे, मगर उस वक्त उसे दुनिया की परवाह नहीं थी। राधिका घबरा गई, उसने उसे उठाने की कोशिश की, बोली कि लोग देख रहे हैं, मगर राघव ने कहा कि आज अगर वो खड़ा रहा तो जिंदगी भर गिरा रहेगा। उसके शब्दों में पहली बार सच्चा पछतावा था। उसने बताया कि कैसे हर सफलता के बाद उसे सिर्फ उसकी कमी महसूस हुई, कैसे ट्रेनिंग के दौरान रातों को उसका नाम याद करके रोता रहा, कैसे हर शहर में उसे ढूंढता रहा, कैसे हर खुशी अधूरी रही। राधिका चुपचाप सुनती रही, उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे, मगर वो आंसू शिकायत के नहीं थे, जैसे किसी पुराने जख्म का दर्द आखिर बाहर आ रहा हो। उसने धीरे से कहा कि दर्द उसे भी हुआ था, बहुत हुआ था, मगर उसने जिंदगी से लड़ना सीख लिया, क्योंकि अगर वो टूट जाती तो शायद जिंदा नहीं बचती। उसने बताया कि कई रातें ऐसी थी जब पेट में अन्न का दाना नहीं गया, कई दिन ऐसे थे जब लोगों की नजरें कपड़ों से ज्यादा उसकी मजबूरी को नापती थी, मगर उसने खुद को गिरने नहीं दिया, क्योंकि कहीं न कहीं उसे भरोसा था कि उसका प्यार झूठा नहीं था, बस भटक गया था। ये सुनकर राघव का दिल जैसे मुट्ठी में आ गया। उसे लगा भगवान ने उसे दूसरा मौका दिया है, और अगर इस बार भी उसने हाथ छोड़ दिया तो वो इंसान कहलाने के लायक नहीं रहेगा। उसने धीरे से उसका हाथ पकड़ा, वही हाथ जो कभी उसके सपनों का सहारा था, और कहा कि क्या वो उसके साथ फिर से चल सकती है, बिना अतीत गिने, बिना हिसाब मांगे, बस नए सिरे से। हवा एक पल को थम सी गई।
गंगा का पानी सीढ़ियों से टकराकर आवाज कर रहा था, जैसे जवाब का इंतजार कर रहा हो। राधिका ने उसकी आंखों में देखा। वहां अब घमंड नहीं था, सिर्फ डर था, उसे खो देने का डर। उसने पूछा कि क्या वो सच में उसे बराबरी से साथ रखेगा, दया से नहीं। राघव ने कहा कि अब वो उसे कभी अपने पीछे नहीं, हमेशा अपने साथ रखेगा। कुछ सेकंड की खामोशी के बाद उसने धीरे से अपना हाथ उसकी पकड़ में छोड़ दिया। वही पल था जब राघव को लगा जैसे 5 साल का अंधेरा एक साथ हट गया हो। शाम तक दोनों घाट पर बैठे बातें करते रहे, पहली बार खुलकर, बिना किसी दीवार के। उसने उसी दिन अपने वकील को फोन किया और तलाक की पुरानी फाइल दोबारा निकलवाकर खत्म कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी। अगले दिन उसने राधिका को सरकारी क्वार्टर में नहीं, बल्कि अपने साथ बाजार ले जाकर नए कपड़े दिलाए, चूड़ियां दिलाई। और जब उसने फिर से उसकी कलाई में चूड़ियों की खनक सुनी तो उसकी आंखें भर आई, क्योंकि उसे लगा जैसे जिंदगी ने रिवाइंड बटन दबा दिया हो। लेकिन उसने सिर्फ उसे घर लाकर बैठा नहीं दिया। राधिका ने खुद कहा कि वो काम करना चाहती है, दूसरों की मदद करना चाहती है, ताकि कोई और औरत वो सब न झेले जो उसने झेला। राघव ने उसके नाम से घाट के पास एक छोटा सा स्टॉल बनवाया, जहां जरूरतमंद महिलाओं को काम मिलता, फूल माला बनाना, प्रसाद पैक करना। और धीरे धीरे वो जगह कई टूटी हुई कहानियों का सहारा बन गई। लोग अब उसे मैडम कहकर बुलाते, मगर इस बार वो शब्द किसी मजाक जैसा नहीं, सम्मान जैसा लगता। एक शाम गंगा आरती के समय दोनों साथ खड़े थे। हजारों दिए पानी पर तैर रहे थे, मंत्रों की आवाज आसमान तक जा रही थी। और राधिका ने धीरे से राघव का हाथ पकड़ लिया। उसने मुस्कुराकर उसकी तरफ देखा। उस मुस्कान में अब दर्द नहीं था, शांति थी। राघव ने मन ही मन सोचा कि सफलता वो नहीं जो कुर्सी दे, सफलता वो है जो अपना खोया हुआ इंसान वापस दे दे। गंगा बहती रही, दिए दूर जाते रहे, और उनकी कहानी भी अंधेरे से निकलकर रोशनी की तरफ बह चली। तो दोस्तों, ये रही हमारी आज की नई कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। और अगर कहानी आपको जरा भी पसंद आई हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। मिलते हैं फिर से एक नई और इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।